नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ का सम्मान। दो जवान बेटों के लिए एक बूढ़ी माँ जब बोझ बन गई, फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। क्योंकि जिस घर को सींच कर एक माँ ने महल बना दिया, वही एक दिन उसके लिए कहा गया, अब इस घर में आपके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उस माँ के जीवन की पूरी मेहनत, ममता और भरोसे को एक ही पल में कुचल देने जैसा था। जिसने अपनी सारी जवानी रोटियों में लपेट दी थी, जो रात भर जागकर बच्चों को पालती रही, जिसने अपने हर सपने को बच्चों के भविष्य में झोंक दिया, आज वही माँ अपने ही आंगन में एक परछाई बन गई थी। ना कोई बहस, ना कोई चीख, बस एक चुप्पी थी जो सब कुछ कह रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन यह याद रखना, जब तक माँ है तब तक ही दुनिया में सुकून है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां रहने वाली 72 साल की कमला देवी को एक दिन उनके बेटे विक्रम की उस एक लाइन ने जैसे उनकी रूह तक को झकझोर दिया। वो चौंकी नहीं, ना कुछ पूछा, बस चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। और तभी छोटे बेटे रोहन ने भी बड़े आराम से कहा, हाँ भैया, माँ को आज दिखा ही लाओ। नहीं पसंद आया तो कोई और देख लेंगे। जैसे माँ कोई चीज हो, कोई सामान या कोई निर्णय जिसमें माँ की सहमति जरूरी नहीं रही। कमला देवी की आंखें एक पल को सूनी हो गई। दिल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान से कुछ निकला ही नहीं। बस नजरें घूम गई उस दीवार की तरफ जहां पति रमेश जी की तस्वीर टंगी थी, जिनके जाने के बाद इस घर को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। अब वही घर उन्हें खुद से अलग करने की तैयारी कर रहा था। कमला देवी ने कुछ नहीं पूछा, ना ये कि कहाँ चलना है, ना क्यों ले जा रहे हो। बस उसी पुरानी साड़ी के पल्लू को सीने पर ठीक किया, एक धीमी सांस ली और उठ खड़ी हुई। कमरे में रखी अपनी चप्पल को पैरों में डालते वक्त उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस घर की सदस्य नहीं, बल्कि किसी मेहमान की तरह बाहर जा रही है, जिसे बुलाया नहीं गया, बस ले जाया जा रहा है। विक्रम आगे बढ़ा, गाड़ी का दरवाजा खोला। कमला देवी पीछे की सीट पर बैठ गई। बगल में रोहन भी आकर बैठा और सामने की सीट पर बहू प्रिया और नेहा। गाड़ी स्टार्ट हुई। इंजन की हल्की सी गूंज के साथ कमला देवी की आंखों में बरसों से जमी शांति जैसे चटकने लगी। गाड़ी शहर की उन्हीं सड़कों से होकर निकल रही थी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी। हर मोड़, हर फुटपाथ, हर चौराहा उनके अंदर के किसी न किसी कोने से जुड़ा था। यही तो वह गलती थी जहां विक्रम का पहला स्कूल था, जहां पहली बार वह स्कूल बैग लेकर पीछे पीछे दौड़ी थी। वह बड़ा पेड़ जिसके नीचे वह रोहन को लेकर साइकिल चलाना सिखाती थी। वह मिठाई की दुकान जहां से हर साल रक्षाबंधन पर दोनों बेटों के लिए बेसन के लड्डू लाई थी। कमला देवी की आंखें बाहर थी, लेकिन दिल उन खामोश गलियों से बातें कर रहा था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उनकी सांसें धीमी हो रही थी। बेटों के चेहरे बिल्कुल सामान्य थे, ना कोई पछतावा, ना कोई बेचैनी। शायद उनके लिए यह सब जरूरी और सही था। शायद अब संवेदनाओं को व्यवस्था में बदलना ही आधुनिकता का नाम हो गया था। लेकिन माँ के लिए यह सफर सिर्फ एक जगह देखने का नहीं था, यह तो अपनों से दूर ले जाने वाली चुप्पी का काफिला बन चुका था। कमला देवी ने एक नजर बहू की ओर देखा। कभी जिनकी हर तकलीफ में वो सबसे पहले खड़ी होती थी, आज वही बहू बिना एक शब्द कहे चुपचाप बैठी थी। ना कोई पकड़, ना कोई साथ चलने की इच्छा, बस जैसे कोई आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हो और माँ बस सूची का एक बिंदु बन चुकी हो। उनकी आंखें अब नम नहीं थी, क्योंकि आंसू उस स्तर से भी ऊपर जा चुके थे जहां नमी नहीं, सिर्फ सन्नाटा होता है। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में मैं अब इस घर के लिए बोझ हो गई हूँ? क्या मैंने ही अपनी ममता से रिश्तों को इतना आसान बना दिया कि आज मेरी जरूरत खत्म हो गई? और फिर उन्हें याद आया वो दिन जब रमेश जी अचानक चले गए थे। कैसी हिम्मत से उन्होंने खुद को संभाला था, कैसे गहने गिरवी रखे, कैसे नौकरी की तलाश में दर दर भटकी, कैसे रात को चुपके से रोई ताकि बच्चे देख न ले। और आज वही बच्चे उन्हें अपने फैसलों में शामिल करना भी जरूरी नहीं समझते। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी तो एक सफाई कर्मी झाड़ू मारते हुए पास से गुजरा।
कमला देवी ने ध्यान से उसे देखा। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी चाल में आत्मसम्मान था। और माँ को लगा, मुझे वो आदमी कहीं ज्यादा सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि वो जानता है उसका कोई है नहीं। और मुझे तो भरोसा था। मेरे चार थे। गाड़ी फिर से चल पड़ी और अब शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ने लगी। धीरे धीरे घर, दुकानें, भीड़ सब कम होने लगे। अब सड़कें शांत थी और उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। बेटों ने कोई बात नहीं की, बस मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल करते रहे। और माँ अपने भीतर खुद से एक एक बात करती रही। अगर मैंने गुस्से में कह भी दिया था कि मुझे वृद्धाश्रम भेज दो, तो क्या वो सच मान लिया जाएगा? क्या एक माँ के गुस्से को भी अब वो सच मानने लगे हैं? उनका कलेजा भारी हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कुछ रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब कोई छोड़ देता है, बल्कि तब होते हैं जब कोई सुनना ही बंद कर देता है। गाड़ी अब एक खाली सी सड़क से होते हुए एक सफेद रंग की नई बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई थी। लेकिन माँ अभी भी वही अटकी हुई थी, अपने पुराने घर के आंगन में, जहाँ कभी उनके कंधे पर सर रखकर बेटा सोया करता था। अब वो बेटे उन्हें खुद से अलग कर रहे थे। गाड़ी एक सफेद रंग की 4 मंजिला इमारत के सामने आकर रुक गई। आसपास हरियाली थी, छोटा सा बगीचा, कटी छटी घास, सजावटी फूल, किनारे बैठने की बेंचें। सामने एक बड़ा गेट जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सभी उसे कपड़े से ढक कर रखा गया था। कमला देवी की नजर कुछ देर उसी कपड़े पर टिकी रही, जैसे कोई दिल की बात आंखों से पढ़ लेना चाहती हो। विक्रम गाड़ी से उतरा और गेट के पास खड़े व्यक्ति से कहा, ये है मेरी माँ, इन्हें जगह दिखा दीजिए। मैनेजर साहब कहाँ हैं? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, अभी आते हैं सर, अंदर चलिए। फिर एक और व्यक्ति आया, साफ कपड़े में, पहचान कार्ड लटकाए। नमस्ते माताजी, मैं राजेश, इस जगह का मैनेजर हूँ। आइए, आपको आश्रम की सुविधा दिखाते हैं। आश्रम शब्द सुनते ही कमला देवी की रूह जैसे कांप उठी। अब तक जो अंदाजा था वो अब हकीकत में बदल रहा था। पर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। कंधे पर पड़ी साड़ी को ठीक किया, अपने चश्मे को ऊपर खिसकाया और मैनेजर के पीछे धीरे धीरे चलने लगी। मैनेजर उन्हें जगह जगह घुमा रहा था। ये है डाइनिंग हॉल माताजी, यहाँ सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ सामने बगीचा है, यहाँ आप चाहे तो टहल सकती हैं। और ये रहा पूजा कक्ष, हर सुबह आरती होती है। हर शब्द जैसे तीर बनकर कमला देवी की आत्मा में उतर रहा था। हर दरवाजा, हर बिस्तर, हर दीवार उन्हें यह बता रही थी, अब यही है तुम्हारी दुनिया। उन्होंने जब अपने कमरे को देखा तो वह बिल्कुल नया था। नई चादर, लकड़ी की अलमारी, दीवार पर सुंदर तस्वीरें, एक छोटी टेबल और एक कोने में हनुमान जी की मूर्ति। कमरा सुंदर था, लेकिन माँ के लिए वह बस चार दीवारें थी। वो दीवारें जब उनके अपनों की बजाय अजनबियों को देखती थी। मैनेजर बता रहा था, माताजी आपको कपड़े, दवाई सब यही मिल जाएगी। हर बुजुर्ग की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। अगर कोई खास सुविधा चाहिए हो तो वो भी दिला देंगे। कमला देवी खामोश थी, सिर्फ सिर हिला रही थी। शब्द अब उनके साथ नहीं थे। उनका दिल बार बार यही कह रहा था, क्या यही मेरी जिंदगी का अंतिम पड़ाव है? क्या अब मेरे हिस्से में अपनों की छांव नहीं रही? पूरा आश्रम घूमने के बाद जब वे लौटकर बाहर आए, तो देखा विक्रम और रोहन एक कमरे में किसी से बात कर रहे थे। टेबल पर कुछ कागज रखे थे, शायद पंजीकरण फॉर्म। माँ को देखकर विक्रम बोला, सब ठीक तो है ना माँ? कोई कमी हो तो बता दो। कमला देवी ने सिर्फ सिर हिला दिया। ना। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि आवाज उस गले में रुक गई थी, जहां अब शब्दों से ज्यादा चुप्पियां बसने लगी थी। उनका दिल कर रहा था पूछने का, तुमने यह सब पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा बेटा? क्या इतना भी हक नहीं बचा मेरे हिस्से पर? उन्होंने वह सवाल भी निगल लिए, क्योंकि मैं पूछती नहीं, वह समझती हैं। और जब समझने से भी चोट लगती है तो चुप हो जाना ही उनका तरीका होता है। उसी वक्त एक आदमी तेजी से दौड़ते हुए आया और बोला, सर बोर्ड आ गया है, अभी 2 घंटे में गेट पर फिट हो जाएगा। कमला देवी ने अचानक फिर उससे कपड़े से ढके बोर्ड की तरफ देखा। उनके मन में हलचल हुई, क्या लिखा होगा इस पर? तभी विक्रम मैनेजर से बोला, तो जैसा तय हुआ है, कल 11 बजे तक हम माँ को लेकर आ जाएंगे। 11:30 उद्घाटन है। मैनेजर ने सिर हिलाया, जी बिल्कुल, सारी तैयारी हो जाएगी। और उस पल कमला देवी को पता चल गया, यह जगह सिर्फ उन्हें दिखाने नहीं लाया गया था, बल्कि यहाँ उन्हें रखने का निर्णय पहले ही हो चुका था।
उस दिन घर लौटते वक्त कार में कोई बात नहीं हुई, ना बेटे ने कुछ कहा ना बहू ने। और कमला देवी को जैसे अब शब्दों से भरोसा ही उठ गया था। घर पहुंचते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन कमला देवी अपने कमरे की दहलीज पर कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। जिस आंगन में कभी वह साज सज्जा करती थी, जहां तुलसी पर जल चढ़ाकर भगवान से अपने बच्चों की तरक्की मांगती थी, आज वही आंगन उन्हें ठंडा और अनजान लग रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में आई, धीरे से दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। कमरे की हर चीज वैसी ही थी, लेकिन जैसे अब उसमें उनका कुछ भी अपना नहीं रहा था। दीवार पर लगी रमेश जी की तस्वीर को देखा और मन ही मन बोली, आज अगर तुम होते ना, तो शायद मुझे यह दिन देखने नहीं पड़ते। रात का खाना बहू ने बनाकर आवाज दी, माँ जी खाना तैयार है, आइए। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। सच तो यह था कि भूख अब किसी भी भावना से दूर जा चुकी थी। वह दो निवाले जबरन निगले, लेकिन उन्हें ऐसा लगा मानो खाना नहीं बल्कि अपमान की कोई गठरी हो, जो जबरदस्ती उनके गले में ठूंसी जा रही हो। रात भर करवटें बदलती रही, नींद जैसे उनके कमरे की छत से हमेशा के लिए उड़ गई हो। हर पल एक ही सवाल, हर सोच एक ही तड़प, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? क्या मैंने कोई ऐसी गलती की थी जो अब बेटों को मेरे होने पर शर्म आने लगी है? आंसू निकलते रहे, लेकिन बिना आवाज, जैसे आंखें भी अब शोर करने से डरती हो। सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आई, लेकिन उस रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। घर का माहौल एकदम उल्टा था। जहां माँ की रात भारी थी, वहीं बेटों और बहू की सुबह हल्की और उत्साह से भरी हुई थी। प्रिया और नेहा सुबह सुबह उठकर कपड़े पैक कर रही थी। माँ जी को वहां सब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी साड़ी, तेल, कंघी, चप्पल सब रख देते हैं। ये शब्द सुनते ही कमला देवी के हाथ रुक गए। वो पलंग पर बैठी थी और बहू की बातें सुन रही थी। अब वही तो रहना है, ये शब्द जैसे किसी लोहे की छड़ की तरह उनकी आत्मा पर पड़ रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठी, अपने कमरे के मंदिर की ओर गई। वहीं उनकी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, छोटा सा झूला, पीतल की आरती थाली, तुलसी का हार। उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, जैसे अपने इष्ट को साथ ले जाना चाहती हो। लेकिन तभी विक्रम कमरे में आया और थोड़ा शक्ति से बोला, माँ, भगवान को नहीं ले जाना वहां, मंदिर बना हुआ है। ये घर के भगवान है, घर में ही रहेंगे। कमला देवी का हाथ वहीं रुक गया। उनकी आंखें सीधे मूर्ति पर टिकी थी और वो मन ही मन बस इतना सोच पाई, हे गोपाल, अब क्या तू भी मेरा नहीं रहा? उन्होंने धीरे से मूर्ति को वापस रख दिया, हथेलियां जोड़ी और बिना कुछ बोले पलट गई। उनका दिल चित्कार रहा था, लेकिन उनका चेहरा बस एक धीमी मुस्कान की तरह शांत था। गाड़ी फिर से तैयार थी। इस बार कोई भ्रम नहीं था। अब यह एक दिखाने का सफर नहीं, बल्कि एक छोड़कर जाने की यात्रा थी। बेटे, बहुएं, पोते सब साथ थे। गाड़ी में जगह कम थी, लेकिन आवाजें और भी कम थी। सब चुप थे, बस कमला देवी अपनी आंखें नीचे गड़ाए बैठी थी, जैसे वो नहीं उनकी आत्मा पीछे छूट चुकी हो। गाड़ी जैसे जैसे गंतव्य की ओर बढ़ती रही, माँ की आंखों में हर वो दृश्य वापस आता रहा, जिसे उन्होंने इस घर को घर बनाने में जिया था। तभी गाड़ी एक बार फिर उसी गेट के सामने रुकी, जहां एक दिन पहले कमला देवी को दिखाने लाया गया था। लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। गाड़ी से उतरते ही उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ। गेट पर सजावट थी, फूलों की बांधनवार, स्वागत में खड़े कुछ लोग और गेट के ऊपर एक बड़ा बोर्ड, जो अब कपड़े से ढका नहीं था। कमला देवी ने पहली बार सिर उठाकर उस बोर्ड को देखा और एकदम ठिठक गई। बोर्ड पर लिखा था, कमला देवी रमेश स्मृति वृद्धाश्रम। एक पल को उनके पांव जैसे जमीन में जम गए, आंखें फटी की फटी रह गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उनका नाम, उनके पति रमेश जी का नाम, एक नई इमारत के ऊपर इतने बड़े अक्षरों में। वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। तभी विक्रम धीरे से पास आया और माँ का हाथ पकड़कर बहुत शांत लहजे में बोला, माँ, माफ करना, कल जब आपको यहाँ लाया गया था, हमने जानबूझकर तब नहीं बताया, क्योंकि हम चाहते थे कि आप इससे पहले अपनी आंखों से देखें, फिर दिल से स्वीकार करें। कमला देवी उसकी ओर देखती रही, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रोहन भी पास आया और बोला, माँ, यह वृद्धाश्रम हमने मिलकर बनवाया है, आपके नाम से और बाबूजी की स्मृति में।
हम चाहते हैं, आपके त्याग को हम कभी चुका नहीं सकते, पर अब आप सिर्फ हमारी माँ नहीं हैं, आप उन सैकड़ों माँओं की उम्मीद बनेंगी जो अपनों के रहते भी अकेली रह जाती हैं। विक्रम ने आंखों में नमी के साथ जोड़ा, माँ, आपने जो कुछ हमारे लिए किया वह सिर्फ हमें नहीं, दुनिया को दिखाना चाहिए। इसलिए अब वृद्धाश्रम आपकी देखरेख में चलेगा। आप यहाँ रहेंगी नहीं, आप यहाँ की मार्गदर्शक बनेंगी। हर बुजुर्ग के लिए एक जीती जागती ममता। कमला देवी सुनती रही। हर शब्द उनके सीने पर जैसे मरहम की तरह लग रहा था। जो रात उन्होंने आंसुओं में काटी थी, आज वो नम आंखों में बदल गई थी। लेकिन दर्द नहीं था, अब उसमें अपनापन था, सम्मान था और एक बहुत गहरा सुकून था। पोते पोतियां दौड़ कर आए और बोले, दादी माँ, आज आप फीता काटेंगे ना? उनकी बहू प्रिया और नेहा, जिनकी चुप्पी ने उन्हें कल रात तोड़ दिया था, आज उनके पास आई, हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, माफ करिएगा, हम आपसे कुछ कह नहीं पाए, पर सच यही है कि आज हम सब पर गर्व हो रहा है कि हम आपकी बहू हैं। अब कमला देवी के पास कोई शब्द नहीं था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर इस बार वो आंसू पीड़ा के नहीं, पूरे जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति के थे। उन्होंने दोनों बेटों को गले लगा लिया, दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया और मंच पर पहुंचकर फीता काटा। उस वृद्धाश्रम का उद्घाटन सिर्फ एक इमारत का उद्घाटन नहीं था, वो उसे माँ के त्याग, आत्मसम्मान और चुप्पी में छिपी ताकत का उत्सव था। दोस्तों, माँ सिर्फ रिश्तों की शुरुआत नहीं करती, वो इंसान को इंसान बनाती है, और जब वक्त आता है वही माँ इतिहास बन जाती है। अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती है, तो क्या आप एक दिन सिर्फ उन्हें थैंक यू कह पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब माँ की बात होती है तो पूरा जीवन छोटा लगने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत को पहचानिए, समझिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।